नमस्कार। आज हम साहित्य का पाठ 3 रुचियों का ज्ञानभान पढ़ेंगे। ये पाठ श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के जीवन की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किशोर अवस्था में हमारी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। उम्र के साथ साथ हमारी ये रुचियाँ बदलती रहती हैं। अपनी किशोर अवस्था में श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्रिकेट मैच देखने का और कमेंट्री सुनने का बहुत चाव था। खाली समय में वह पुस्तकें पढ़ने का शौक़ रखते थे। यहीं से उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें पुस्तकें पढ़ने में काफ़ी रुचि है। लाल कृष्ण आडवाणी जी इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा प्रकृति उल्लास के जो अवसर हमें प्रदान करती है, हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। तो आइए अब हम ये पाठ उन्हीं के द्वारा लिखे गए शब्दों में पढ़ते हैं। कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान और गणित में ऊंचे अंक प्राप्त करते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि ऊंचे अंक दिलाने वाले इन विषयों में उनकी रुचि है। कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी ये समझते हैं कि साइंस और मैथ जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं और ये मार्क्स अच्छे होने के कारण वो सोचते हैं कि उनकी इंटरेस्ट जो है इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर ज़्यादा है, परंतु ये वास्तव में सच नहीं है। जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है उसकी समझ बढ़ती है कि वास्तव में उसकी रुचि क्या है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी रुचियों के बारे में हमें पता चलता रहता है कि हमारी रुचि क्या है। मेरे मामले यानी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के मामले में अपने कॉलेज के वर्षों में उन्हें पता चला कि उन्हें अंग्रेजी साहित्य में अधिक रुचि है। 1942 में जब मैंने उन्होंने जब हैदराबाद के दयाराम गिद्दूमल कॉलेज में दाखिला लिया, तब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। शहर की जो स्थिति थी वो बहुत अशांत थी, इसीलिए कॉलेज जो था वो बहुत ही मुश्किल रूप से सही ढंग से सुचारू रूप से चल पाता था। अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो इधर उधर घूमते रहते थे। मैं अपना अधिकांश समय कॉलेज लाइब्रेरी में व्यतीत करता था और जिस पुस्तक को पढ़ने का मन करता उसे भुक्कड़ की तरह पढ़ डालता था। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो अपने खाली समय में जो थे वो कॉलेज की लाइब्रेरी में चले जाया करते थे और वहाँ पर पुस्तकें पढ़ते थे और उन पुस्तकों को वो तब तक पढ़ते रहते थे कि जब तक कि वो पुस्तकें समाप्त पूरी नहीं हो जाती थी। यही पुस्तकों से मेरा जीवन भर चलने वाला प्रेम अंकुरित हुआ। यानी यहीं से उन्हें पता चला कि उन्हें पुस्तकों से बहुत प्यार है। मैंने 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक गल्प के प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न के सारे उपन्यास पढ़े। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, 20,000 लीग्स अंडर द सी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आदि। ये उपन्यास उन तकनीकी आविष्कारों का वर्णन करने में काफ़ी भविष्यदर्शी और सही थे जो कई दशकों बाद अस्तित्व में आए। यानी कि उन्होंने ये जो उपन्यास पढ़े थे, इन उपन्यास के अंतर्गत उन आविष्कारों के बारे में बात की गई थी जो उस ज़माने में हुए भी नहीं थे। इन उपन्यास में इन आविष्कारों के बारे में बताया गया था। उदाहरण के लिए पेरिस इन दी 20th सेंचुरी में एयर कंडीशनर और टेलीविज़न का बारे में बात की गई थी जो कि वर्ण के समय में अस्तित्व में थे ही नहीं, लेकिन इन उपन्यास के अंतर्गत इनके बारे में बताया गया था कि ऐसी एयर कंडीशनर और टेलीविज़न जैसी भी कुछ चीज़ें हुआ करती हैं। इसी प्रकार उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून 3 अंतरिक्ष यात्रियों के फ्लोरिडा के अंतरिक्ष के लिए रवाना किए जाने तथा उनके समुद्र पर उतर पृथ्वी पर लौटने का वर्णन करता है, जो अब 1969 की अपोलो 11 की यात्रा का लगभग पूर्व प्रदर्शन जान पड़ता है। यानी कि एक किताब थी जिसका नाम था फ्रॉम द अर्थ टू द मून। इसके अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बताया गया था जो कि फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में गए थे और फिर वापस समुद्र पर उतरकर पृथ्वी पर लौट आए थे। ये सारी बातें वो जो उस ज़माने में की गई थी, जैसे कि जो कि आज के ज़माने में अपोलो 11 की यात्रा का जैसा लगता है कि पहले से पूर्व प्रदर्शन जान पड़ती थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में ही मैंने जो उपन्यास उन दिनों पढ़े थे उनमें से बहुत से उपन्यासों पर फिल्में बन चुकी थी और बाद के वर्षों में उन्हें देखने का कोई अवसर मैं छोड़ता ना था। यानी कि जितने भी उपन्यास लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पढ़ी थी, ज़्यादातर उपन्यासों पे फिल्में बन चुकी थी, वो उन फिल्मों को भी देखना नहीं छोड़ते थे। मैं स्कूल में भी पुस्तकें पढ़ा करता था, परंतु उस समय मुझे सबसे ज़्यादा शौक़
क्रिकेट का था। मैं कोई असाधारण खिलाड़ी नहीं था, परंतु AFS तलियार खान की टेस्ट क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी और हिंदू मुस्लिम, पारसी, यूरोपियन एवं शेष 11 के बीच मुंबई में होने वाले अत्यंत लोकप्रिय पंचकोणीय मैचों की रेडियो कमेंट्री बड़े चाव से सुना करता था। यानी कि उन्हें क्रिकेट खेलने का तो शौक था ही था, साथ ही साथ उन्हें तलियार खान की कमेंट्री सुनने का भी बहुत शौक था। इस पंचकोणीय टूर्नामेंट में हर वर्ष फाइनल मैच निरपवाद रूप से हिंदू और मुस्लिम टीमों के बीच ही होता था और वह उसी उत्तेजना एवं लगन से खेला जाता था जैसे इन दिनों हम भारत और पाकिस्तान की टीमों को टेस्ट या एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलते हुए देखते हैं। उस ज़माने में भी जब ये हिंदू और मुस्लिम टीमों के बीच में मैच हुआ करता था, वो सेम वैसा ही होता था, उसमें भी उतना ही उत्साह होता था जैसा कि आज हम भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच में मैच देखते हैं तो हमारा उत्साह उतना बढ़ जाता है। ठीक उस समय भी इसी तरह से हुआ करता था। रेडियो पर तलियार खान की आवाज़ जादुई लगती थी और बहुत से क्रिकेट प्रशंसकों की तरह मैं कमेंट्री की उनकी शैली का भी उतना ही प्रेमी था जितना कि क्रिकेट मैच का। मैं अक्सर उनके द्वारा खेल का विवरण और विश्लेषण की नकल करके अपने दोस्तों का मनोरंजन किया करता था। यानी कि वो तलियार खान की जो कमेंट्री करते थे उसकी आवाज़ हूबहू निकालते थे और अपने दोस्तों का मनोरंजन करते थे। मुझे याद है मैंने एक ही बार स्कूल से भागकर कोई शौक़ पूरा किया था। एक बार वो स्कूल से भी भाग गए थे और उस दिन उन्होंने रेडियो पे कमेंट्री सुनने के बजाय उसे सीधा देखना, मतलब वो खेल के मैदान में चले गए थे। उस दिन उन्होंने रेडियो कमेंट्री सुनने के बजाय मुझे सिंध और महाराष्ट्र की टीमों के बीच कराची में होने वाले रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच देखने का मौका मिला था। महाराष्ट्र टीम के कप्तान DB देवधर थे जो 100 वर्ष तक जिए। उसी मैच में मैंने विजय मर्चेंट, वीनू माकंड तथा सिंध के नाउमल और MJ मोबेज जैसे महान खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा। यानी कि एक बार वो जो थे उन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया था और क्रिकेट मैच देखने चले गए थे। इस आत्मकथा का शेष भाग जो है हम अगली प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।